तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी की बुक है 11th की और चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर द लिविंग बर्ड, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिस्कस हो चुका था। देखिए, बायोलॉजी की जो बुक है आपको एनसीईआरटी छोड़कर कोई बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2020 में जो पेपर आया था नीट का, उसमें बायोलॉजी लाइन टू लाइन क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। तो बेहतर यही होगा आप लोगों के लिए कि बेटा एनसीईआरटी को छोड़कर कोई भी किताब ना पढ़ी जाए। तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको प्रेस कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल, घंटी की बेल बजा देंगे, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन। वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं यही क्वेश्चन। तो क्या होता है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन there have been many attempts of classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism of our own use for food, shelter and clothing. तो सबसे पहले क्या आवास है, क्या शेल्टर है, क्या फूड है उस प्राणी का, उस पौधे का, और कहाँ पर वो रहता है और क्या खाता है, इन सब के आधार पर हमने पहले साइंटिफिक क्राइटेरिया डेवलप किया प्राणियों को, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट को डिवाइड करने का। फिर सबसे पहले अरिस्टोटल आए। तो अरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले ऐसे ही क्लासीफाई कर देते थे, फूड क्या, भोजन के आधार पर, शेल्टर आवास के आधार पर और उनके रहन सहन के आधार पर। फिर इसके बाद अरिस्टोटल आए। तो अरिस्टोटल ने उनको एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। तो पूछा जाए नीट एग्ज़ाम में कि अरिस्टोटल ने क्या किया था, तो अरिस्टोटल ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था। He used simple morphological characters of classification, classify plants into trees, shrubs and herbs. तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को क्लासीफाई किया। किस प्रकार से? उनको बाहरी जो उनका स्ट्रक्चर है उसके अनुसार इन्होंने क्या किया, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में क्लासीफाई करने की कोशिश की प्लांट्स को। इसके बाद ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट हैव रेड ब्लड। तो प्लांट को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले अरिस्टोटल ने सबसे पहले सोचा कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया जाए। इसके बाद इन्होंने एनिमल्स को जिनमें रेड ब्लड सेल्स होता है, दूसरे जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है। तो प्लांट को डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में, और एनिमल्स को जिनमें रेड ब्लड सेल है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पहला था। दूसरा देखते हैं। तो ये तो थे लीनियस।
अब हम बात करते हैं, ये तो थे अरिस्टोटल, अब हम बात करते हैं लिनियस की। In Linnaeus times, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animals respectively. Two kingdom classification given by Linnaeus. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? एक तो प्लांटी, जिसमें क्या इंक्लूड किए गए हैं, सभी प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं। एनिमलिया, जिनमें क्या इंक्लूड किए गए हैं, सभी एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वो दिया था लिनियस ने। प्लांट में प्लांटी और एनिमलिया में सभी एनिमल्स। अब हम बात करते हैं, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। ये सिस्टम क्या क्या अलग नहीं करता है, कौन यूकैरियोटिक हैं और कौन प्रोकैरियोटिक है, नहीं बता पाएगा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन यूनिसेलुलर हैं और कौन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन फोटोसिंथेटिक हैं और कौन नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। तो ये सब इस सिस्टम से हमें पता नहीं चल पाएगा। कौन यूकैरियोटिक है, किसको यूकैरियोटिक श्रेणी में रखेंगे और किसको प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखेंगे, किसको फोटोसिंथेटिक बोलेंगे, किसको नॉन फोटोसिंथेटिक बोलेंगे, कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है, ये सब पता नहीं चल पाएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट एंड एनिमल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. तो प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन तो आसानी से हो जाता था, लेकिन होता क्या था, प्लांट हम बता सकते हैं कि ये प्लांट है और ये एनिमल है, लेकिन वाज ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी था समझने में, लेकिन था क्या, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो प्लांट में कैसे रख सकते हैं उनको और एनिमल्स में कैसे रख सकते हैं, ये आसानी से अंडरस्टैंड करने वाला नहीं था। तो फिर आगे क्या इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट, फिर बाद में इसको अमान्य कर दिया गया। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship. तो मार्फोलॉजी के अलावा देखिए, ग्रॉस मार्फोलॉजिकल बिसाइड्स, किसके अतिरिक्त, ग्रॉस मार्फोलॉजी ए नीड ऑफ आल्सो फेल्ट ऑफ इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, खाली अगर हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से बात करें तो केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से हम किसी भी प्लांट और किसी एनिमल को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि नेचर ऑफ वॉल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, ठीक है ना, तो वॉल का नेचर क्या है। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है या सैप्रोफाइटिक है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हैबिटेट, वो प्राणी वो जीव कहाँ पर रहता है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअली करता है, सेक्सुअली करता है या वेजिटेटिव करता है रिप्रोडक्शन, और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, तो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो समय समय के अनुसार क्या होता, बहुत सारे चेंजेस होते गए
Though यद्यपि plant and animals have been a constant under all different system, the understanding of what groups organisms we include under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientific over time. अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, चेंजिंग किया गया इन किंगडम में, और इनमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड की गई। देखते हैं कैसे। ये जो चार्ट दी गई है 5 किंगडम की, ये हम बताएंगे आपको विधिवत तरीके से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि R.H. विक्टीकर ने क्या किया था। नीट के एग्ज़ाम में आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस जितना आपने पढ़ा है आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। तो R.H. विक्टीकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। 5 किंगडम बताते हैं। अब देखियो, इसमें आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। कोपलैंड, हैकेल हैं, विक्टीकर, तो ये सभी आपको नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ना होता है। नीट के एग्ज़ाम में आपको बस वही पढ़ना है, वही याद करना है, वही रटना है जो आपको दिया गया है NCERT में। तो विक्टीकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम इंक्लूड्स बाय नेम कौन कौन से आ जाएंगे 5 किंगडम में। तो देखो 5 किंगडम में क्या आ जाएगा, आपका मोनेरा आ जाएगा, ठीक है, मोनेरा आ जाएगा। इसके बाद प्रोटिस्टा, इसके बाद फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब क्या हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मैन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो मैन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, कौन कौन से मैन क्राइटेरिया एग्जामिनेशन के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम बताने वाले हैं, वो ये है कि कौन कौन से वे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर H.T. विक्टीकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? सेल स्ट्रक्चर कैसा है उस ऑर्गेनिजम्स का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो ये जो आप टेबल दी गई है, अभी हमने दिखाई थी, ये सारे के सारे उस टेबल में दिए गए हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, 5 किंगडम का अलग अलग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। These 3 domain systems also been proposed that divided the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification। फिर एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। अभी आपके मतलब का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है, अभी आपको क्या पढ़ना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो क्या है, let us look this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influenced the classification system।
तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड क्या क्या, पहले क्या क्या इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अंडर प्लांट। पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हमने क्या किया था, जो भी बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, फंजाई हैं, मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, इन सभी को प्लांट्स के अंदर हमने रख दिया था, ठीक है ना। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट all the organisms included had a cell wall in their cells। तो इनमें क्या होता है, जो करेक्टर यूनिफाइड हैं सभी होल किंगडम में, उनमें क्या है, all the organisms included had a सेल वाल पाई जाती है उनकी their cells में, उनके सेल्स में। This placed together groups which widely different in other characteristics। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, blue-green algae को और क्या बोलते हैं, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic। other groups कौन से हो जाएंगे, eukaryotic हो जाएंगे। We brought together the prokaryotic bacteria, तो prokaryotic bacteria को क्या करें, साथ में रखेंगे, and the blue-green algae, cyanobacteria, with the other group were eukaryotic। तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और कुछ क्या है, यूकैरियोटिक। इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर। से एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि देखते हैं, क्लैमाइडोनास एंड स्पाइरोगोरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। तो क्लैमाइडोनास और स्पाइरोगोरा क्या है, एल्गी के अंतर्गत रखा गया है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोटॉपिक ग्रुप, कौन कौन से, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोटॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। पहले क्या होता है, इस प्रकार से उन्होंने ये नहीं बताया था कि ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स एल्गी और हेट्रोट्रॉपिक फंजाई है या नहीं है। दो दे आल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वाल कंपोजिशन। तो और साथ साथ में इनकी वाल कंपोजिशन की भी डिफरेंट पाई जाती है। जैसे फंजाई हैड काइटिन, फंजाई की सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, वाइल जबकि ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोज सेल वाल। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से ये मिल गया कि फंजाई की जो सेल वाल होती है वो काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। When such characteristics were considered, fungi are placed in a separate kingdom, kingdom fungi। तो अगर हम सेल वाल की बात करें तो फंजाई की सेल वाल काइटिन की बनी होती है। तो सेल वाल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, वाइल द ग्रीन प्लांट्स इस सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो फंजाई की सेल वाल काइटिन की बनी है और प्लांट की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। इसी प्रकार से हम फंजाई को एक सेपरेट किंगडम फंजाई में रख देते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सारे के सारे ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रखे गए, मोनेरा में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रखे गए हैं प्रोटिस्टा में। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड अंडर मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैव बॉट टुगेदर, किंगडम प्रोटिस्टा
बॉट टुगेदर किसके साथ में, प्रोटिस्टा, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी। क्लोरेला को पहले किस में रखा गया था, एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। तो अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, पहले क्लोरेला को क्या एल्गी में रखा गया था, विद इन प्लांट जो कि प्लांटी के अंतर्गत था, बोथ हैविंग सेल वॉल्स क्योंकि दोनों में सेल वॉल पाई जाती है। विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमलिया किंगडम विथ लेक सेल वॉल। तो पैरामीशियम और अमीबा में क्या सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो इसको कहाँ रखा गया था, एनिमलिया में रखा गया था। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इज़ अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, अलग अलग डिफरेंट किंगडम में पहले रख दिया गया था। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। अब क्या होगा, ये क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। द काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर रखेंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट all phylogenetic, it's based on evolutionary relationship। तो अब हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर देखते हैं और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। तो देखिए क्या था, पहले क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी के अंदर, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, पहले एल्गी के अंदर रख दिया गया था, विद इन प्लांट, प्लांट में, बोथ हैविंग सेल वॉल क्योंकि ठीक है, प्लेस्ड इन अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर रखा गया था और सेल वॉल पाई जाती, जबकि पैरामीशियम अमीबा इनको एनिमल में रख दिया था क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी। अब देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इस चैप्टर में क्या करेंगे, वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। मोनेरा के बाद हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है ना, फंजाई ऑफ विटिकर, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द किंगडम प्लांटियन एनिमलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ेंगे, जबकि अगला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांटी और एनिमलिया के बारे में। चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बताएगा, चैप्टर नंबर 3 प्लांट के बारे में बताएगा, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 4 क्या बताएगा, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनेरा के बारे में, स्टार्ट करते हैं मोनेरा के बारे में। और जो ये टेबल दी गई है, ठीक है ना, इसको हम चैप्टर जब पूरा पढ़ा देंगे इसके बाद इसको बहुत ही विधिवत तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो हमने आपसे पहले बताया था किंगडम में मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या होता है, मोनेरा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं कैसे होते हैं, मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, पूछा जाए बैक्टीरिया कहाँ पे क्लासीफाई, बैक्टीरिया को कहाँ पर किया गया है, तो बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मोनेरा में रख दिया गया है। तो बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, यूनिसेलुलर हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, देखिए
प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे अधिक पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर में कितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे? लगभग 100 पाए जाएंगे। 100 मतलब कि एक मुट्ठी भर में क्या कितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, डीप ओशियंस में भी रह सकते हैं। फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सरवाइव, मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एट पैरासाइट, कुछ तो बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रह सकते हैं, कुछ स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, कुछ डेजर्ट में भी रहते हैं, डीप ओशियन में भी पाए जाएंगे। यानी कि बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाएंगे। और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द, किसके? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के आधार पर, उनका जो शेप है, उनका जो आकार है, उस आकार के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के हैं, आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है। कोकस, जो कोकस होंगे वो कैसे होंगे? देखिए कोकस, कोकस 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 कोकस, ये देखिए कोकस, ठीक है ना, कोकस। इसके बाद दूसरे हैं रॉड शेप, रॉड शेप, बैसिलस, रॉड शेप, बैसिलस, रॉड शेप, ये देख लीजिए रॉड के शेप में इस प्रकार से, बैसिलस, रॉड शेप। इसके बाद क्या है? कोमा शेप, वाइब्रियो, वाइब्रो, कोमा शेप, स्पाइरल, 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 स्पाइरला, 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 स्पाइरल शेप, स्पाइरला, 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 स्पाइरल शेप, स्पाइरला, 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 स्पाइरल शेप। तो ठीक है, बैक्टीरिया बता दिया। कोकस, कोकाई, ठीक है, कोकाई कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। रॉड शेप बैसिलस होते हैं, रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप बैसिलस। इसके बाद स्फेरिकल, स्फेरिकल कौन होते हैं? स्पाइरल, स्पाइरलम, ठीक है, स्पाइरलम, स्पाइरलम, स्पाइरला, 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 स्पाइरला कैसे होते हैं? स्पाइरलम, 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 ठीक है। इसके बाद वाइब्रो, वाइब्रो, वाइब्रो कैसे होते हैं? कोमा शेप, कोमा शेप, कोमा शेप, कोमा शेप, वाइब्रो, वाइब्रो, वाइब्रम, वाइब्रम बोलते हैं इनको, वाइब्रम, इनको बोलते हैं स्पाइरलम, इसको बोलते हैं बैसिलस, बैसिली, बैसिलस, कॉकस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, स्पाइरलम, कोमा शेप, वाइब्रियम, बैसिलस, रॉड शेप, बैसिलस, कोकाई, कोकस, 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 कोकस। तो डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के हो गए। और देख लो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत, इम्पोर्टेंट तो है ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट तो चैप्टर है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका कुछ सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा भी नहीं है, कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक मार दीजिए। दो यद्यपि क्या होता है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, आप जानते ही हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, एकदम सिंपल होता है। देयर आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर, स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है भाई साहब, लेकिन क्या होगा, स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होगा। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बैक्टीरिया को दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से अगर कंपेयर करते हैं तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ही अधिक
एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी बैक्टीरिया में। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फॉर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो क्या करेंगे बेटा, ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना भोजन खुद बना लेंगे। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो बेटा दो प्रकार से हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी, दूसरे क्या हो जाएंगे रसायन संश्लेषी स्वपोषी। तो फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक। लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा, ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अदर क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। तो अभी आपने देखा कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और डेड मैटर पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो देखिए दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज। अगर बैक्टीरिया एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में पाए जाएंगे तो बेटा क्या बोलेंगे, इनको हेलोफाइल्स बोलेंगे। अगर हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे बैक्टीरिया तो बेटा इनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलेंगे। अगर यही बेटा मार्सी एरियाज में पाए जाएंगे तो इनको मैथोजेंस में बोलेंगे, मैथोजेंस। एक बार हमारे साथ में बोलिए, अगर साल्टी एरियाज में पाए जाएंगे तो हेलोफिल्स बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे तो थर्मो एसिडोफिल्स बोलेंगे, अगर मार्सी एरियाज में पाए जाएंगे तो उनको मैथानोजेंस बोलेंगे। हेलोफाइल्स साल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स और मार्सी एरियाज मैथानोजेंस। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं इन सेल वॉल स्ट्रक्चर, उनके सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग प्रकार का होता है। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल टू एक्सट्रीम कंडीशंस। तो क्या होता है, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है फीचर वो एकदम अलग प्रकार का होता है और इसीलिए जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जो हार्श के हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल करने के लिए इनमें जो है सेल वॉल कैसी होती है, डिफरेंट प्रकार की पाई जाती है और ये इनका क्या होता है, फीचर होता है, रिस्पॉन्सिबल फीचर होता है। मैथेनोजेंस बैक्टीरिया की बात करें बेटा, तो मैथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काऊ एंड बफेलो। बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो मैथोजन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, वो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके कहाँ में पाए जाएंगे, गट में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाएंगे मैथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डग ऑफ दीज एनिमल्स। तो जो डग होता है तो उसमें क्या करते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, रूमिनेंट एनिमल्स में, उनके गट में पाए जाएंगे। तो ये तो क्या हो गई आर्कियोबैक्टीरिया। अब बेटा बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। अगर कहीं भी बेटा यू शब्द लगा हुआ है तो बेटा यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड
बाई द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वाल, रिजिड सेल वाल पाई जाएगी। इफ़ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे तो क्या पाया जाएगा, फ्लैजलम पाया जाएगा, एक फ्लैजला पाया जाएगा जिससे बेटा क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो अगर ये मोटाइल कैसे, अगर ये मोटाइल होंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजला पाया जाएगा और क्या होगे, रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, हैव क्लोरोफिल ए पाया जाता है बेटा, ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, और ये क्या होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इनमें क्या पाया जाएगा, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर एंड मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जो होती है बेटा वो कैसी होती है, देखिए बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल भी होती है, फिलामेंटस भी होती है बेटा, फिलामेंट पाए जाएंगे, और फ्रेश वाटर भी होते हैं, और मैराइन दोनों जगह सर्वाइव करते हैं। कॉलोनीज की बात करें तो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनस सीथ। तो कॉलोनी क्या होती है, जनरली जो होती है किसके सराउंडिंग होती है, कॉलोनी, कॉलोनी जो होती है ट्रू बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है बेटा वो सराउंडिंग किससे होती है, वो बेटा जिलेटिनस सीथ से सराउंडिंग होती है जो कॉलोनी होती है यू बैक्टीरिया की। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। तो क्या होता है बेटा, ये क्या बनाएंगे, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये ब्लूम बना देंगी, पूरा कवर कर लेंगे। क्या होता है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। बेटा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेटेरोसिस्ट जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो हेटेरोसिस्ट अगर पूछा जाए बेटा कि हेटेरोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, तो बेटा बताओगे यू बैक्टीरिया में पाई जाती है। हेटेरोसिस्ट करती क्या है, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नोस्टाक और एनाबीना, एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बता देंगे, नोस्टाक और एनाबीना बता देंगे। और ये क्या करती है हेटेरोसिस्ट बेटा, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ये ट्रू बैक्टीरिया होती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स अमोनिया एंड यूज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया हैं वो बेटा क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे डिफरेंट प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और सच एज जैसे कि नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी। तो नाइट्राइट्स अमोनिया और क्या करेंगे, इन सब्सटेंसेस का जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं कौन कौन से, इनको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट हैं, अमोनिया, तो इनको यूज़ द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो इनसे क्या करेंगे, एटीपी प्रोडक्शन करेंगे। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। तो बेटा इनका क्या रोल होता है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है रिसाइकलिंग करने में। किसके, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है। तो बेटा क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर इन सब को क्या करते हैं बेटा, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं बेटा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये क्या हमने बताया, यू बैक्टीरिया बताया। अब हम बात करते हैं बेटा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं। देखिए हेटेरोट्रॉपिक जैसे कि आप नाम से ही बेटा जान रहे हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बेटा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स
मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो ह्यूमन अफेयर्स में क्या कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो क्या बेनिफिशियल क्या होते हैं बेटा, ये कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं दूध से। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो बेटा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से क्या करेंगे बेटा, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं बेटा, वहाँ से क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को फिक्शन करेंगे उनकी रूट में। तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेनिक यूजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बींग्स क्रॉप। कुछ बेटा पैथोजेंस भी होते हैं जो कि फसल को नुकसान करते हैं बेटा, क्रॉप्स में पाए जाएंगे। फार्म एनिमल में भी पाए जाएंगे और पेट्स। तो क्या करते हैं ये, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर एंड बेल डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिसीज़ कौन कॉज करेंगे बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें कौन कॉज करेंगे, ये बैक्टीरिया। अब देखते हैं बेटा आगे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मैनुअली बाई फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। समथिंग अगर पूछा जाए बेटा एग्जाम में कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मैनली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाई फिजन। समथिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है बेटा, तो दे प्रोड्यूस स्पोर। तो अनफेवरेबल, देखिए जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है बेटा, तो उसमें क्या करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। वैसे बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। दे आर reproduced by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। देखिए they also reproduce by a sort of sexual reproduction। sort of बहुत ही कम मात्रा में बेटा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। देखिए बैक्टीरिया में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। तो उसमें क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। तो बेटा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, होता क्या है जो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बैक्टीरिया में, और ये फिजन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करेंगे। नंबर 1 क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 क्या, फिजन के द्वारा, और नंबर 3 क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। अगर समझ में आ रहा है बेटा सारा वीडियो, तो एक बार आप लाइक कर देंगे वीडियो को, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी स्टूडेंट्स इससे लाभ हों, तो बेटा इसको आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं। अब देखिए माइकोप्लाज्मा बेटा कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में बताइए। सैकड़ों बार क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। बेटा एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल पूरी तरीके से अब्सेंट पाई जाती है। तो बेटा क्या होता होगा, माइकोप्लाज्मा होती है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। नंबर 1 बात कि इसमें क्या पाई जाएगी, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। दूसरी बात क्या है कि इसमें स्मॉलेस्ट होते हैं लिविंग सेल्स नॉन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। वे सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं बेटा, जो कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट।
तो बहुत सारे ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा, मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नेचर होते, बीमारियां पैदा करते हैं प्लांट्स में और एनिमल में। तो पहला पॉइंट, माइकोप्लाज्मा में इन 3 बातों से कोई चौथा बात नहीं बनने वाली है आपके नीट के एग्जाम में। पहली बात, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है बेटा। दूसरी बात, सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है बेटा कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं। और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं क्या, वो बेटा कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट में, क्या कॉज करते हैं, वो एनिमल्स और प्लांट में डिसीज़ कॉज करते हैं। तो ये तो हो गया बेटा, क्या हो गया, प्रोटिस्ट मोनेरा हो गया। ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये फिगर दिया गया है, ठीक है ना, जिनोस्टाक का जो कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिनोस्टाक का। देखिए तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो क्या होता है, हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, स्प्रिंग में भी, डेजर्ट में भी और डीप ओशियंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं बेटा। जो कॉकस होते हैं उनको कॉक्साई बोलते हैं। ये कैसे स्पेरिकल होते हैं, वेसलस कैसे होते हैं, रॉड शेप होते हैं, वाइब्रम जिसको बोलते हैं। तो ये कॉलरा कॉज करता है, ये कैसा होता है, वाइब्रम। ये कोमा शेप होता है। स्पायरल क्या होता है, स्पायरलम शेप होता है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि बैक्टीरिया होते हैं, इनका कम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है बेटा। तो आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं ये सबसे हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। अगर स्प्रिंग में पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग, तो थर्मोएस्टोफिल्स बोलेंगे बेटा। साल्टी एरियाज पाए जाएंगे हेलोफिल्स बोलेंगे। मार्सी एरिया में पाए जाएंगे तो मैथोरोजेंस बोलेंगे। इसके बाद क्या होते हैं, बायोगैस जो प्रोड्यूस करेंगे वो किस में पाएंगे, गट एनिमल्स में, गट में पाए जाएंगे किसके, रूमिनेंट्स एनिमल के। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे, साइनो बैक्टीरिया इसके अंदर रखा है। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। इसके बाद नोस्टॉक और एनाबीना क्या होते हैं, इनमें एटोसिस्ट पाई जाती है। ठीक है, कवरिंग होती है। तो क्या होता है, एटोसिस्ट पाई जाएगी। इसके बाद ये क्या होते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में करते हैं। जो नाइट्रेट और अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये वहाँ से ये एटीपी प्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को क्या करेंगे, ये इनकी साइकिल चलाएंगे। इनकी क्या करेंगे, इनको रिसाइकलिंग करेंगे इनको। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ये क्या करेंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे, मिल्क से कर्ड बनाएंगे। डिकम्पोजर्स होते हैं बहुत सारे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये देखिए ये दिया गया, सेल वॉल, डीएनए सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद क्या बताया था हमने, इसके बाद बताया था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिसीज़ पैदा करते हैं, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर। इसके बाद डीएनए होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफर के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। डीएनए ट्रांसफर से अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाएंगे, फिजन के थ्रू करेंगे। माइक्रोप्लाज्मा में बताया था बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, सबसे छोटा होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट और एनिमल में क्या करेंगे, पैथोजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इतना था इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं मोनेरा के बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो देखिए मोनेरा के बाद बात करेंगे प्रोटिस्टा आप जानते हैं। देखिए मोनेरा बताया था, मोनेरा कैसे होते हैं, मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक। मोनेरा ठीक है, मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब बात करते हैं मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। जिससे ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑल प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। तो सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको किस में रखा जाता है, प्रोटिस्टा में रखा जाता है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। तो बेटा अभी हमने बताया कि प्रोटिस्टा क्या होता है बेटा, प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो होता क्या है प्रोटिस्टा में, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस एनिमल्स आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन क्या होता है, इनकी बाउंड्री जो होती है वेल डिफाइंड नहीं होती है। वाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन
to biologist may be a plant to another. In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. C D E एस पी, CDESP से याद करेंगे। कैसे बोलिएगा साथ में बेटा। क्राइसोफाइट्स, प्रोटिस्टा को किस में बांटा गया है? क्राइसोफाइट्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में, यूग्लिनोइड्स में, स्लाइम मोल्ड्स में और प्रोटोजोन्स में। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। मेम्ब्रेन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं? प्राइमरली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। बीइंग यूकैरियोटिक्स, the position cell body contains a well defined with plants, animals and fungi. Being eukaryotic, the protistian cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles. Some have flagella or cilia. Protist तो क्या होता है? जो प्रोटेस्टियन होते हैं उनमें क्या होता है? जो प्रोटेस्टियन है उनमें एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं? फिर ओनली एक्वेटिक होते हैं। और ये किंगडम जो होता है लिंक, बेटा ये किंगडम जो है प्रोटिस्टा लिंक फॉर्म करता है किस किस के बीच में? प्लांट, एनिमल्स, फंजाई। ठीक है, प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में क्या क्या करेगा? ये लिंक शो करेगा। बीइंग यूकैरियोटिक होने के साथ साथ द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोटिस्टियन होने के साथ साथ बेटा क्या होता है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और जो अदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वे पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है इनमें? बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इनकी जो प्रोटेस्टियन होते हैं इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिफाइंड नहीं होती है। लेकिन इनमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है बेटा। और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? पाए जाएंगे। तो कहने की बात ये हो गई कि इनमें जो प्रोटेस्टियन होते हैं इनके बाहर जो क्या होता है? वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं पाई जाती है। और इनमें क्या होता है? वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो होता है कैसा डिफाइंड होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सम है फ्लैजिला, कुछ में तो फ्लैजिला होते हैं और सम में कुछ में ऐसे होते हैं सीलिया होते हैं, यानी कि सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। मूवमेंट करेंगे। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा। तो इसमें सेल फ्यूजन भी होगा और जायगोट का फॉर्मेशन भी होगा। तो बेटा ये तो था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या बताया बेटा? प्रोटिस्टा में बताया कि बेटा इसमें क्या होगा? सेल सेक्सुअली क्या करेंगे? सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करेंगे। उसमें बेटा क्या होगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा और सेल फ्यूज़न भी होगी। ठीक है ना? तो सेल फ्यूज़न भी इन्वॉल्व होगा और जायगोट का फॉर्मेशन भी होगा, यानी कि एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे और साथ ही साथ में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा। और ये क्या करते हैं? लिंक शो करते हैं बिटवीन प्रिमिटिव एनिमल टू हायर ग्रुप। और कौन कौन से किस प्रकार से इनको हमने इंक्लूड किया गया? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो हम अब बात करते हैं बेटा क्राइसोफाइटा की। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले क्राइसोफाइटा की। देखिए, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइटम्स एंड
गोल्डन एल्गी डेस्मीट्स। तो देखो बेटा क्या होता है, जो गोल्डन एल्गी होती है उसको बेटा क्या बोलते हैं, डेस्मीट्स बोलते हैं। गोल्डन एल्गी डेस्मीट्स बोलते हैं। तो क्राइसोफाइटा में क्या, जो डाइटम्स होते हैं उन डाइटम्स आते हैं क्राइसोफाइटा में, और जो गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स होती हैं वो आते हैं। तो डेस्मिट्स और डाइटम्स दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट। तो जो क्राइसोफाइटा जो होते हैं वो क्राइसोफाइटा क्या होते हैं, वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं और बेटा मैराइन वाटर में भी होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर, यानी कि प्लैंकटन होते हैं। तो जैसे वाटर करंट के थ्रू क्या करते हैं, ये फ्लोट करेंगे, तो इसके लिए बेटा क्या बोलेंगे, प्लैंकटन बोलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो बेटा ज़्यादातर क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइटम्स में बेटा क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म द टू ओवरलैपिंग सेल्स। तो डाइटम में तो क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होगी टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। तो डाइटम में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म करेगी टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है उसी प्रकार से क्या होगी, ये एक दूसरे में फिट रहेंगी। द बाल्स आर एम्बेडेड विथ सिल्का एंड दस वाल आर इंडक्सटेबल। तो इनके बाल में सिल्का होती है, इसलिए क्या होती है, इंडक्सटेबल होती है बेटा। द डाइटम हैव लेफ्ट behind large amount of cell wall deposition in their habit। तो बेटा क्या है, they are microscopic and float passively in water current, प्लैंकटोनिक बोलेंगे। most of them are photosynthetic, ज़्यादातर photosynthetic होते हैं। तो डाइटम्स आर सेल वॉल फॉर्म थिन ओवर लैपिंग सेल्स, बताया क्या, सोप बॉक्स की तरह होंगे, इंडक्टिबल होंगे। 10 डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। तो होता क्या, लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, सेल डिपोजिशन। तो बेटा क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में सेल डिपोजिशन बाहर क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा, एक डायटोमियस अर्थ बनाएंगे। तो बेटा एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि कौन बनाएंगे डायटोमियस अर्थ, तो आप बताएंगे क्राइसोफाइटा किसके अंतर्गत रखे गए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए। तो अगर पूछा जाएगा कौन बनाएंगे डायटोमियस अर्थ, तो बताएंगे प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन बनाएंगे बेटा डायटोमियस अर्थ, तो वो बताएंगे क्राइसोफाइटा। तो काफ़ी समय बाद एक्यूमुलेशन होके क्या हो जाता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होता है सेल वाल का, जिससे क्या बन जाता है डायटोमियस अर्थ। बीइंग ग्रुटी दिस सॉइल इज यूज्ड टू पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। जो डाइटम्स क्या होते हैं, चीप प्रोड्यूसर होते हैं, तो इनका काफ़ी यूज़ होता है डाइटम्स का। चलिए क्राइसोफाइटा के बाद डायनोफ्लैजलेट्स। अब देखिए क्राइसोफाइटा के एग्जाम्पल आपको बताएंगे, दिखाएंगे फिगर में किस प्रकार से क्राइसोफाइटा डायनोफ्लैजलेट। ठीक है, तो ये क्या थे, क्राइसोफाइटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स की। डायनोफ्लैजलेट्स ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा डायनोफ्लैजलेट्स। देखिए डाई का मतलब दो, और फ्लैजलेट्स का मतलब फ्लैजला। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो बेटा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एनसीईआरटी में जो भी बेटा लिखा हुआ है वो सभी के सभी अपने आप में एक नोट्स है, आपको कोई और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स
present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the other surface. Most of them have two flagella. One lie longitudinally and other transversely in furrow between the cell plates. एग्जाम्पल क्या है? रेड डायनोफ्लैगेल गायनोलैक्स. एग्जाम्पल क्या है? गायनोलैक्स. Undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tide. रेड टाइड किससे होता है? गायनोलैक्स. बहुत पूछा जाता है. तो बेटा ये कई बार पूछा जाता है कि रेड टाइड किसके द्वारा होता है? रेड टाइड किसके द्वारा होता? गायनोलैक्स के द्वारा होता. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. तो ये क्या करते हैं? टॉक्सिस रिलीज करते हैं गायनोलैक्स, जिससे क्या होता है? मछलियाँ किल हो जाती हैं. तो गायनोलैक्स क्या होता है? रेड टाइड होता है. ये जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे क्या होता है? रेड सी कैसा अपीयर होने लगता है? रेड अपीयर होने लगता है. तो ये क्या करते हैं? रेड टाइड शो करते हैं. गायनोलैक्स क्या होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं. ये इससे क्या होता है? डायनोफ्लैजिलेट से टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है? मछलियाँ मर जाती हैं. मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लैजिला. ज़्यादातर में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं. वो एक कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनली होता है. दूसरा कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है. और फरो बिटवीन द बाल प्लेट्स. और उनके जो बाल प्लेट होती है बेटा, उसमें क्या होती है? फरो होती है, खाँच होती है. मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लैजिला. दो फ्लैजिला पाए जाएंगे. द सेल वाल स्टिप्ड होती है सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस. तो स्टिप माने क्या होता है? इसमें बंधी होती है सेल वाल. स्टिप होती है आउटर सरफेस से. किससे? सेलुलोज से. तो इसके क्या होता है? इसके बाद में येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल. इनके बाहर जो पिगमेंट पाया जाएगा बेटा, उसके आधार पर ये क्या होते हैं? या तो येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे और रेड होंगे. और मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? ये मैराइन होते हैं और क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो बेटा ये तो था आज का वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. उम्मीद करते हैं आपने पूरा देखा होगा. और देखिए एक बात और चर्चा करना चाहेंगे कि एनसीईआरटी की बुक के अलावा आप कोई भी बुक मत पढ़िए. लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए. कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी बुक ही अपने आप में सफिशिएंट है. ये खुद अपने आप में एक नोट्स है. आप इसको कई बार पढ़िए और पेपर नीट का इसी से आने वाला है. तो जय हिंद, वंदे मातरम. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. पढ़ते रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.